हाय लव यू। तो आज हम आपके एमसीक्यू के पार्ट नंबर 44 पे हैं, जहां पे अनदर क्वेश्चन नंबर 861 टू 880 हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आपके 43 जो एमसीक्यू के पार्ट हैं आपके इस चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट उसमें है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सीरियली आपको 1 टू 44 तक के जो पार्ट हैं वो दिखेंगे। हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं फॉर एनी बैंकिंग, प्रमोशनल और इंट्री और सीबीओ और एलबीओ टाइप एग्जामिनेशन। तो लेट्स बिगिन with today's important video of part number 44. If you are new on the channel, do like, share and subscribe. चलें शुरुआत करेंगे आपके रफ्तार के साथ। क्वेश्चन नंबर 861, what is the enhanced due diligence in context of KYC? जो KYC पहले तो दोनों का फुल फॉर्म आप जानिए, KYC नो योर कस्टमर, EDD enhanced due diligence। ये ईडीडी क्या होता है? हम ड्यू डिलीजेंस करते हैं, है ना, कि हम पैन कार्ड या आधार का जो भी उसका ओवीडी डॉक्यूमेंट है हम कस्टमर का लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलीजेंस। बट इनहांस ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला कहता है सिंप्लीफाइड वेरिफिकेशन। सिंप्लीफाइड का मतलब है if you are obtaining KYC details of the customer in bank, that is called simplified verification, कि आपने जेन्युइननेस फाइंड कर लिया है। बट क्या आपने उसका एड्रेस, हमने आधार कार्ड मुंबई का एड्रेस बनाया था लेकिन आज की डेट में हम मुंबई के एड्रेस पर नहीं रहते हैं, तो क्या आपने एड्रेस वेरिफिकेशन किया है? अगर किया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, इट्स नॉट simplified verification। बी कहता है एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी अप्लाइड ऑन टू हाई रिस्क कस्टमर। यस, जो करंट अकाउंट के कस्टमर, हमने एचयूएफ अकाउंट खोल दिया, हमने एनआरआई अकाउंट खोल दिया, तो वो क्या है, हाई रिस्क अकाउंट है, तो उनके लिए एनहांस ड्यू डिलिजेंस हमें करना पड़ता है। सी कहता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये नहीं है, बैंक को सिक्योर करने का काम है इनहांस ड्यू डिलिजेंस। डी कहता है ए मेथड फॉर ट्रैकिंग कस्टमर परचेजेस। कस्टमर क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कस्टमर ने जो हमें इनपुट दिया है वो सही है या नहीं। अगर हमने वेरीफाई किया है, दैट इज कॉल्ड एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, दैट इज कॉल्ड एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी अप्लाइड। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 861। Next, question number 862 कहना है which of the following is a common risk factor that may trigger enhanced due diligence measure? तो कौन सा है आपका कॉमन रिस्क फैक्टर? पहला कहता है कस्टमर with long banking histories, दूसरा कहता है कस्टमर who only conduct a small transaction, सी कहता है कस्टमर from high risk jurisdiction। तो हाई रिस्क के लिए ही हम आपके बेसिकली enhanced due diligence करते हैं। तो जो भी हाई रिस्क, जैसे केवाईसी का टाइप है कि केवाईसी नो योर कस्टमर के 3 क्या हैं, तो फीचर्स हैं। रिस्क के आधार पे हम आप एक कस्टमर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं लो रिस्क, दूसरे को हम कहते हैं मीडियम रिस्क, तीसरे को हम कहते हैं हाई रिस्क। लो रिस्क अकाउंट होल्डर को बैंक में अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट को ईच आफ्टर 10 ईयर्स सबमिट करना पड़ता है। मीडियम रिस्क को ईच आफ्टर 8 ईयर्स। एंड हाई रिस्क जो एचयूएफ अकाउंट है, एनआरआई अकाउंट है, सिबलिंग पार्टनर अकाउंट है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर्सन का अकाउंट है, उन्हें ईच आफ्टर 2 ईयर्स के बाद बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को। तो इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस बेसिकली हम हाई रिस्क कस्टमर के लिए क्या करते हैं, तो इंपोज करते हैं। तो जब भी इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हाई रिस्क को जरूर याद रखेंगे कि हाई रिस्क जिस ऑप्शन में होगा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 863, विच रेगुलेटरी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफोर्सिंग केवाईसी गाइडलाइन इन यूएस? तो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि आपने यूएस पढ़ा ही नहीं तो फिर आरबीआई आपने टिक मार्क कर दिया। तो यूएस की बात पूछी जा रही, यूएस में जो वहां जैसे आरबीआई आपकी इंडिया की रेगुलेटर है मनी मार्केट की और बैंकर्स बैंक है, उसी तरह आपकी अमेरिका में जो रेगुलेटर है नाम है फेडरल रिजर्व। बट दिस फेडरल रिजर्व इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग केवाईसी यूनाइटेड स्टेट्स। द राइट आंसर इज FINCEN, दैट इज फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये है, इंडिया का इस नाम से कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं है। इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन केवाईसी से जुड़ा हुआ है, केवाईसी को इंपोज करने का गाइडलाइन दिया है, बनाता है, वो आपकी बैंकर्स बैंक है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया था 1935 ऑन 1 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 864, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज टिपिकली कलेक्टेड ड्यूरिंग द केवाईसी प्रोसेस? केवाईसी जब हम करते हैं तो कौन सा जो इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड क्रेडिट स्कोर,
तो देखिए, जब भी हम केवाईसी लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सिबिल को देखते, ठीक है, करंट अकाउंट के लिए हम ऑफ कोर्स सिबिल देखते हैं, बट फॉर सेविंग अकाउंट या फिर कोई भी अदर अकाउंट के लिए हमें क्रेडिट स्कोर से कोई मतलब नहीं है। करंट अकाउंट में तो अभी शुरू हो गया कि भाई हमें स्कोर भी देखना है, नॉर्मल वे में हमें स्कोर देखना है, जिससे हम लोन में देखते हैं उस तरीके का नहीं, एक नॉर्मल हमें सिविल पे भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो सेम अकाउंट है वो किसी दूसरे बैंक में तो नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड क्रेडिट स्कोर इज रॉन्ग। सेकंड कहता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स सच एज नेम एंड एड्रेस, यस दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ केवाईसी, नेम एंड एड्रेस, तो बी इज द राइट आंसर। सी कहता है फेवरेट हॉबीज एंड इंटरेस्ट, हॉबी इंटरेस्ट से इंटरव्यू में बेसिकली मतलब होता है, हमें आपके केवाईसी से कोई मतलब नहीं। केवाईसी से हमें नाम, उसका एड्रेस और उसकी पहचान जो फोटो है वो हमें जरूरत होती है। डी कहता है शॉपिंग प्रेफरेंस, तो ये शॉपिंग प्रेफरेंस अमेजन फ्लिपकार्ट वाले यूज करेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो बी जहां पे नेम एंड एड्रेस था वो विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 865, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओ माय गॉड, एनपीसीआई है ना, थोड़ी दिनों पहले हमने एनपीसीआई की पूरी कहानी आपको 15 इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बताया है कि एनपीसीआई जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2008 में हमने किया है, दिलीप असबे उसके एमडी एंड सीईओ हैं, अजय कुमार चौधरी उसके नॉन एक्सिक्यूटिव चेयरमैन हैं, डिजिटल पेमेंट की फादर है, रेगुलेटर है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है आपके इंडिया में, है ना, सीटीएस हो, एनएफएस हो, एनसीटीसी हो, है ना, आपकी रुपे कार्ड हो, आपकी एनएफएस हो, है ना, या बहुत सारे ऐसे फंक्शन है, यूपीआई हो, भीम हो, एनयूयूपी हो, स्टार 99 हैश हो, ये सब के सब एनपीसीआई करती है। तो पूछा जा रहा है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनपीसीआई, आसान सा क्वेश्चन, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ऑप्शन ए टू मॉनिटर इन्फ्लेशन रेट, नो कोई मतलब नहीं है इन्फ्लेशन रेट को, टू मैनेज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज, ये आरबीआई का काम है। सी कहता है टू ऑपरेट रेगुलेट रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, यस ये जो पेमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी सिस्टम है ना, ये सब के सब एनपीसीआई के हवाले से चलता है, चाहे वो आईएमपीएस क्यों ना हो। तो सी सही है। डी देखते हैं टू इशू करेंसी नोट, भाई इशू करेंसी नोट आरबीआई देखती है, 4 जगहों पे बीआरबी, एनएमपीएल, एसपीएम, सीआईएल के अंदर हमने आपके बताया है कि प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पे है, चाहे वो देवास हो, चाहे वो आपकी सालबोनी हो, आपकी मैसूर हो, है ना, या फिर आपकी एक और कुछ बताया था हमने, मैसूर, सालबोनी, देवास और नासिक, ये 4 जगह थे। तो ये करेंसी नोट आपके आरबीआई का अधीन है। तो राइट आंसर इज सी, जहां पे पेमेंट सिस्टम की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 866, इन विच ईयर वाज द एनपीसीआई एस्टैब्लिश्ड, एनपीसीआई का एस्टैब्लिशमेंट 2008 मुंबई में हुआ था, डिजिटल पेमेंट गेटवे की फादर है, 2008 में एस्टैब्लिशमेंट, मुंबई हेडक्वार्टर, बी इज राइट आंसर, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 867, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेमेंट प्रोडक्ट बाय एनपीसीआई, आसान सा क्वेश्चन, फिर से अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो डू वॉच द इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ एनपीसीआई ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हमने 3-4 दिन पहले ही पोस्ट किया था। पहला है बीबीपीएस, ऑफ कोर्स भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसमें सारे जो आपके बिलर्स हैं, चाहे वो गैस से जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ हो, सब के सब यहाँ पे अवेलेबल है। सेकेंड है इस आरटीजीएस, तो आरटीजीएस एनईएफटी आरबीआई का पार्ट है ना, आईएमपीएस आपके एनपीसीआई का पार्ट है, आरटीजीएस एनईएफटी ये आरबीआई का फंक्शन है, तो ये बी तो नहीं होगा। सी रुपे कार्ड, यस रुपे इज द इंडिजिनस कार्ड जो एनपीसीआई ने इसकी शुरुआत की, और यूपीआई, बिना यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के तो एनपीसीआई की कहानी ही अधूरी रहती है। तो ए सी डी इज राइट, RTGS is not part of NPCI, so B is wrong. Question number 867, B the right answer. Question number 868, the Unified Payment Interface UPI was introduced by NPCI in which year? The right answer is 2016. 2016 में NPCI इंट्रोड्यूस किया गया, UPI इंट्रोड्यूस किया गया, और आज तो सिर्फ और सिर्फ UPI ही चलता है, चाहे वो अमेजन पे के रूप में हो, चाहे वो गूगल पे के रूप में हो, चाहे वो फोन पे के रूप में हो, इतने सारे पे हैं कि बताना इतना आसान नहीं है कि कौन कौन से ऐप हैं। क्वेश्चन नंबर 869, which of the following is digital payment solution aimed at feature phone users launched by NPCI, फोन यूजर्स के लिए क्या बनाया गया है? तो आप जाने कि वो यूपीआई की सिस्टम है जो विदाउट वेव इंटरफेस, विदाउट इंटरनेट भी चलती है ना, दैट इज कॉल्ड यूपीआई 123 पे। तो बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 869।
देखिए ये एनपीसीआई से जुड़ी हुई बातें हैं, तो इस कारण से एक बार आप जरूर उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखने समझने के बाद आपकी ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 870, व्हाट डज एईपीएस स्टैंड फॉर? ए पेमेंट सर्विस लॉन्च बाय एनपीसीआई। तो वो पेमेंट सर्विस जिसके आधार पे थंब इंप्रेशन लगा के हम छोटे गांव कस्बे में पैसे निकाल सकते हैं, वो आधार इनेबल्ड पेमेंट क्या है? तो आपकी सिस्टम है। तो राइट आंसर इज बी, जहां पे सिस्टम की बात लिखी हुई है, नॉट सर्विस। तो सर्विस पे नहीं जाइएगा, सिस्टम पे जाइएगा। तो बी इज राइट आंसर, दैट इज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। कहीं कहीं एबीपीएस पे लिखा हुआ दिखता है, दैट इज आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। Question number 871, which NPCI initiative is used for recurring automated payment like utility bills and subscription? तो ऑटोमेटेड पेमेंट कौन सा होता है? तो वहां भी मैंने बताया था कि इफ यू आर हैविंग वन सेविंग अकाउंट इन एसबीआई एंड अदर लोन अकाउंट इन पंजाब नेशनल बैंक, यू वांट your saving account would be debited on 15th of each month by 22,500 और डिपॉजिट पंजाब नेशनल बैंक के लोन अकाउंट को होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन। तो ये ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन के लिए पहले जो सर्विस हुआ करती थी नाम था ECS, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस को हमने 2017 में बंद कर दिया और बंद करने के बाद एक नया स्वरूप के रूप में हमने जिस टेक्नोलॉजी को यूज किया, जिस नए प्लेटफॉर्म को यूज किया, नाम दिया NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 871, दैट इज एन ऑप्शन नंबर बी। Question number 872, which of these NPCI platforms allows customer to pay directly through their bank accounts for utilize and other services? तो कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? तो डायरेक्टली हम पे कर सकते हैं। allows customer to pay directly थ्रू देयर बैंक अकाउंट्स फॉर यूटिलिटीज, जो भी यूटिलिटीज है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो आपकी मोबाइल का बिल हो, चाहे वो आपकी महानगर गैस, कोई भी गैस का बिल हो, जितने भी बिलर्स हैं वो सब के सब किसके थ्रू होते हैं? बीबीपीएस के थ्रू होते हैं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 872। Question number 873, NPCI launched the immediate payment service IMPS in which year? The right answer is B, that is 2010। और इसी 2010 में हमने एक और भी बड़े सिस्टम को लॉन्च किया गया था जिसमें फिजिकल क्लियरिंग ऑफ चेक की जगह हमने इमेज बेस्ड क्लियरिंग की शुरुआत की थी और नाम दिया था CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010। Next question 874, which of the following best describes the purpose of NPCI NETC, that is National Electronic Toll Collection System? तो जो भी RFID बेस्ड आपके फास्टैग हैं और आप किसी भी टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फास्टैग अकाउंट डेबिट होते हैं और टोल कलेक्शन में वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को जिस नाम से हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड NETC, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, और वो फास्टैग के ऊपर चलता है और फास्टैग RFID से जुड़ा हुआ है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 874। क्वेश्चन नंबर 875, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे फॉर UPI ट्रांजैक्शन एज पर NPCI गाइडलाइन? तो आज के रेट में जो NPCI का गाइडलाइन है UPI के लिए 1 लाख की लिमिट एक दिन के लिए है। राइट आंसर इज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 875। क्वेश्चन नंबर 876, व्हिच NPCI प्लेटफॉर्म इनेबल्स ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट थ्रू साउंड वेव टेक्नोलॉजी? है ना, तो राइट आंसर इज बी, डिजिटल पेमेंट थ्रू साउंड वेव टेक्नोलॉजी। तो रुपए के आधार पे हम वो कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 877, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग NPCI प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड टू फैसिलिटेट ए यूनिफाइड इंटरऑपरेबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क इन इंडिया? आंसर इज अगेन रुपे कार्ड। D is the right answer. Question number 878, what is the primary benefit of NPCI RuPay card over international card network for Indian banks? तो बेसिकली जैसे वीजा, मास्टर, इंडियन आप देखते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, तो ये सब इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करते हैं।
तो इनका थोड़ा मेंटेनेंस क्या होता है तो ज्यादा होता है। जैसे एनुअल मेंटेनेंस फी आपके अकाउंट से डेबिट होते होंगे। अगर कोई सरकारी बैंक है तो 150 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच में डिडक्शन होता है। अगर कोई प्राइवेट बैंक है तो हो सकते हैं मोर ओवर ज्यादा हो। बट ये जो रुपए कार्ड आप अगर यूटिलाइज करेंगे तो इसमें जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, चार्ज कॉस्ट होता है ना। इसका जनधन योजना अकाउंट या फिर रूरल बेस्ड जो अकाउंट्स हैं उनको हम आपके यही रुपए कार्ड अवेलेबल कराते हैं। तो बी द राइट आंसर, लो मेंटेनेंस। Next question number second last of today's important video. Which NPCI service allows for cashless, cardless withdrawal of fund using Aadhaar base? बिना क्या है तो कैशलेस है, कार्डलेस है। बस जाइए और अपने अंगूठे को लगाइए बायोमेट्रिक मशीन पे और वो आधार के साथ आपकी जुड़ी हुई अकाउंट होनी चाहिए। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट system. The right answer is C. Last question, that is, which type of bank account generally offer a higher interest rate and requires the account holder to make fixed deposit over a predetermined period? तो प्रीडिटरमाइंड लिखा हुआ है, ओवर ए प्रीडिटरमाइंड लिखा हुआ है ना। मतलब हर एक मंथ आप कुछ कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, एक फिक्स सम ऑफ अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप चाहते हैं कि बड़ा कॉर्पस हो। राइट अकाउंट इज डी इन बैंक। और यही आप म्यूचुअल फंड में अगर जाएंगे, नॉर्मली आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा कि हमें SIP करना है। तो SIP इज सिमिलर लाइक RD, जहां पे आप फिक्स अमाउंट हर मंथ आप डिपॉजिट करते हैं, विच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पे SIP की बात नहीं पूछी जा रही है, बैंक के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इज डी, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।